एचसीवर में हो गया है? 22 से 31 ना? हाँ हाँ हो गया। शुरू में 1 to 15 था, तो पहले ही हो गया था। ठीक है यस सर। ठीक है, तो आज देखते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये जो टर्म पोटेंशियल एनर्जी है ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। और पोटेंशियल एनर्जी जनरली हम लोग यही बोलते हैं कि किसी भी चीज को अगर शेप या पोजीशन अगर हम लोग चेंज करते हैं तो उसमें कुछ एनर्जी उसकी वजह से आता है, उसको हम लोग बोलते हैं ओरिएंटेशन की वजह से जो एनर्जी होता है। जैसे ऑब्जेक्ट का कोई पोजीशन है, अर्थ है, उसके सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट है, उसको एक साइड तक ले जाते थे तो बोलते थे उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ गया। तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सिंपली पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि शेप चेंज कर दें या फिर दो दो ऑब्जेक्ट्स के रिस्पेक्ट में पोजीशंस चेंज कर दें तो ये एनर्जी एक्युमुलेट होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ ग्रेविटेशन का है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है तो ये दो तरीके से एक्वायर होगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है सबको पता है। ये दो तरीके से होगा, एक तो होगा इंटरेक्शन की वजह से, एनर्जी, और जो दूसरा होगा वो होगा सेल्फ एनर्जी। ठीक है, यानी ग्रेविटेशनल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी जो टर्म हम लोग जानते हैं वही चीज है, बस यहाँ ग्रेविटी की वजह से इसलिए हम लोग नाम देते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये जो है दो वजह से आएगा, एक तो इंटरेक्शन की वजह से और एक सेल्फ की वजह से। तो दोनों एक एक करके देखेंगे कैसे क्या होगा। तो हम लोग पहला देख रहे हैं सेल्फ एनर्जी, सेल्फ नहीं इंटरेक्शन पहले। ठीक है, इंटरेक्शन एनर्जी। ये इंटरेक्शन एनर्जी क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स हो दोनों में कुछ इंटरेक्शन हो उस वजह से एनर्जी है। तो उसी चीज को हम समझते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कोई एक मास है m1। ठीक है, हम जानते हैं कि इस m1 मास का कुछ ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। अगर हम इसके पास कोई दूसरा ऑब्जेक्ट को ले आएंगे, दूसरे मास को लाएंगे तो उस पर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। पहले ही बोल चुके हैं कि जो फोर्स है कंजर्वेटिव इन नेचर है, तो हम किस बात से ला रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करेगा। अगर हम मान लेते हैं यहाँ इनफाइनाइट दूरी से किसी एक मास है यहाँ पे m2 मास, इसको उठा के ला रहे हैं, रास्ते में कहीं पे अगर हम लाए होंगे इसको, किसी पॉइंट P पे हम बोल रहे हैं कि जो यहाँ से r दूरी पे है। ठीक है, इन्फिनिटी से उठा के ला रहे हैं और हम यहाँ तक कभी किसी समय पे पहुंचे हैं, इसी मास को उठा के ला रहे हैं कहाँ से, तो इन्फिनिटी से। इस समय हमको दिख रहा होगा कि इस पे किधर की तरफ फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि इसको स्लोली लाएं ताकि इसमें कोई एक्सेलरेशन ना हो, चेंज इन वेलोसिटी ना आए, तो हमको एक एक्सटर्नल फोर्स इधर की तरफ लगाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि इसको हम स्लोली स्लोली उठा के इन्फिनिटी से इस पॉइंट P तक लाएं। अब किसी भी पॉइंट पे देखते हैं तो इस पे ये दो फोर्सेस हमको दिख रहे हैं, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स और एक हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ताकि इसका चेंज इन एक्सेलरेशन कुछ ना हो, एक्सेलरेशन इसमें ना हो ताकि चेंज इन वेलोसिटी ना हो। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जो F एक्सटर्नल हमने लगाया है उसका मैग्नीट्यूड जो है ग्रेविटेशनल के फोर्स के बराबर है। ठीक है, नहीं कि इसको हम लिख सकते हैं कितना होगा, तो G m1 m2 बाई किसी डिस्टेंस r पे है तो r स्क्वायर के बराबर होगा इसका मैग्नीट्यूड। अब सोचो यहाँ जरा सा कि हम लोग डिफाइन करे थे जब हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा करते थे, तो पोटेंशियल एनर्जी कहते थे, पोटेंशियल एनर्जी कि इट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होता है
या फिर निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का अगर हम लोग डिफाइन करे थे वर्क के रिलेशन में, तो यही आया था कि पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स या फिर इट इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ पे ये पर्पस है एफ ग्रेविटेशनल और एक्सटर्नल लगाने का सिर्फ इतना है कि हम यहाँ पे स्लोली मूव करना चाहते हैं, यानी कि स्लोली मूव करना चाहते हैं। स्लोली क्यों मूव करना चाहते हैं? तो हम जानते हैं कि सिंस अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। अगर हम यहाँ पे स्लोली मूव करें हैं, यानी कि अगर हम v का जो चेंज है, चेंज इन वेलोसिटी 0 रखें, चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू 0 अगर रखें, तो दिस इंप्लाइज इट कि डेल्टा के ई जो होगा वो 0 होगा। यानी कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल इक्वल टू या फिर प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो ही फोर्सेस दिख रहे हैं और हम इस चीज को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इस वजह से हम लोग यहाँ पे ऐसा मूव करते हैं कि चेंज इन स्पीड जो हो वो 0 हो। तो ये हमारा बेसिक सा प्रोसेस है। हम आते हैं अपने डिफिनीशन पे। अगर हम किसी एक मास को यानी m2 मास को इंफिनिटी से उठा के हम किसी पॉइंट P पे ला रहे हैं, तो जितना लाने में हमको वर्क करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा, नहीं कि हम एक्सटर्नल फोर्स लगाए हैं, तो एक्सटर्नल फोर्स का जो वर्क होगा वही क्या कहलाएगा कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ है। तो हमें स्टेटमेंट लिख दे रहे हैं, उसके बाद एक बार रिलेट कर लेना है। इट इज वर्क डन by external agent in bringing a mass from infinity to any point P such that change in its kinetic energy is 0। ठीक है, यहाँ पे इस चीज को स्लोली भी लिखा जाता है। ठीक है, यानी कि चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी 0 जो है, इस चीज को स्लोली भी टर्म लिखा जा सकता है कि इट इज ब्राउट फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P सच दैट इट्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज 0, या फिर ये भी बोला जा सकता है कि ब्राउट फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P स्लोली। स्लोली का मतलब यही होता है कि हम ऐसे उसको ला रहे हैं कि उसका काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं दे रहे। काइनेटिक एनर्जी में चेंज हम इसलिए नहीं कराना चाह रहे हैं क्योंकि जो ग्रेविटी फोर्स लगा रहा है उतना तो हम बार बार कैलकुलेट नहीं करने जा रहे, लेकिन हम एक्सटर्नल जो फोर्स अप्लाई करेंगे वो हमको पता होगा। तो यहाँ से अगर हमको एक्सटर्नल वर्क पता है, तो यहाँ से हम आसानी से लिख सकते हैं कंजर्वेटिव जो होगा निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल होगा, और यहाँ से हम आसानी से पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि जो हम पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हैं, ये दो मासेस जब आसपास आ रहे हैं तो उनको लाने में जो वर्क करना पड़ा है, उनको अरेंज करने में जो वर्क करना पड़ा है, यानी कि उनके इंटरेक्शन से जो एनर्जी है, उस चीज को हम लोग बोल रहे हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी चेंज इन पोजीशन से होता है। यहाँ पे हमने एक मास को फिक्स्ड रखा है, दूसरे मास को इन्फिनिटी से धीरे 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 उठा के ला रहे हैं। तो हम वहां से उठा के ला रहे हैं, तो हमें कुछ वर्क करना पड़ रहा है, और वर्क करना कितना पड़ रहा है, तो अगेंस्ट ग्रेविटी करना पड़ रहा है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, उसके अगेंस्ट में हमको वर्क करना पड़ रहा है, और वही जो वर्क है हमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में इस सिस्टम में स्टोर हो रहा है। याद करो, सेम वैसा ही है कि अगर हम नीचे से एक सरफेस से h हाइट पे उठा के ले जा रहे थे। ठीक है,
एच हाइट पे अगर हम लोग उठा के ले जा रहे थे एक ऑब्जेक्ट को, यानी कि हाइट था, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को ऊपर उठा के ले जाते हैं, एच हाइट पे लाते हैं, तो बोलते हैं कि यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर्ड है mgh। क्यों? क्योंकि हमने इसे mg फोर्स के अगेंस्ट में उठा के h दूरी तक ले गया था। वही चीज यहाँ भी है। तो यहाँ पे है, तो हम सरफेस से नहीं बात कर रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच के इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं। इस वजह से हम लोग इस तरीके का डेफिनेशन दे रखे हैं कि अगर कोई एक मास है, वहां से अगर हम दूसरे एक मास को इन्फिनिटी से उठा के ला रहे हैं, तो जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। या फिर बोल सकते हैं कि नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो मैथमेटिकली इसको हम क्या लिख सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल इन ब्रिंगिंग कहां से कहां, इन्फिनिटी से पॉइंट पी, या फिर निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कहां से कहां, तो हम इन्फिनिटी से पॉइंट पी ला रहे हैं। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और ये किसकी वजह से है? तो दो ऑब्जेक्ट्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, उस इंटरेक्शन की वजह से है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी या सिंपली इंटरेक्शन एनर्जी। इतने बात में किसी कोई दिक्कत है तो बोलो। हेलो। नो सर। No, sir. ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं कि किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए फाइंड करें, तो हमको क्या फाइंड करना है? वर्क डन फाइंड करना है। तो कैलकुलेशन देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक m1 मास है, हम दूसरे मास जो m2 है इंफिनिटी से उठा के ला रहे हैं। कहीं हम पॉइंट P पे आए हैं, ये m2 है, यहाँ से इसका दूरी जो है r है। तो हम छोटा सा डिस्प्लेसमेंट के लिए फाइंड करना चाह रहे हैं, तो मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस dr है। ठीक है, ये पॉइंट P था, P से उठा के हम यहाँ पे Q पे लाए। ठीक है, ये पॉइंट क्या है? Q। अब पॉइंट P से Q लाए हैं, ये dr डिस्टेंस, तो इसमें हमको फोर्स दिख रहा है कि इधर की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और इधर की तरफ हमको उतना ही एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ा है। तो सिंस पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, जिसे हम लोग U से लिख लेते हैं, ये क्या है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल या फिर निगेटिव। तो हम सिर्फ यहाँ पे हम वर्क डन बाय एक्सटर्नल लिख रहे हैं, तो जिसे हम लिख सकते हैं वर्क डन होता है एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट, यही होता है वर्क डन। ठीक है, यहाँ पे हमने ऐसा रखा है कि एफ एक्सटर्नल का वैल्यू जो है वो एफ ग्रेविटेशन के बराबर है, मैग्नीट्यूड वाइज की बात करा जा रहा है, जो कि जी m1 m2 अभी r दूरी पे है, तो r स्क्वायर। तो इसको हम फाइंड करते हैं। फाइंड करेंगे तो क्या आएगा बताओ? -G1m2 m1 m2 बाई r स्क्वायर डी आर, यहाँ पे माइनस डी आर आ जाएगा, यही आएगा। तो -dr क्यों? जैसे पहले हम लोग यहाँ पे ये जो चीज लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? चेंज लिखते हैं। Yes, sir. ठीक है, अब आर इनिशियल कितना है यहाँ पे? आर एंड आर फाइनल कितना दिख रहा है? आर माइनस डी आर दूरी दिख रहा है। Yes, sir. तो डेल्टा आर वहां लिखाता है, अब डी आर चूंकि यूज कर लिए इसलिए डेल्टा लिख रहे हैं। तो ये क्या होगा? आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, ये कितना आ रहा है? माइनस डी आर आ रहा है।
बोलो Yes, फाइनल sir. में से इनिशियल, तो ये इसीलिए यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना, नहीं तो साइन में हमेशा गड़बड़ करोगे। एफ अपोजिट एक्सटर्नल हमने लिखा है, तो एफ इधर है, dr का डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो इसलिए ये माइनस आया। और ये माइनस जो हम लिख रहे हैं एक, ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि dr में निगेटिव है। क्लियर है? या फिर हम इस माइनस को हटा के यहाँ पे cos ऑफ 180 डिग्री लिख सकते हैं समझने के लिए। तो ये माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा, जी m1 m2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 1/r² dr, कहाँ से कहाँ, इंफिनिटी से r तक। तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी उस पॉइंट का कितना आ जा रहा है, 1/r² का इंटीग्रेशन -1/r, यानी कि माइनस ये आएगा। Yes, sir. ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी है तो यूनिट जूल ही आना है, स्केलर क्वांटिटी होगा, तो वो सब हम नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी है और शुरू से हम लोग कहते आ रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग सर ये पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल या क्यू है या पी है? आर जीरो से इंफिनिटी से आर ले जा रहे हैं ना, तो पी का ही है, आर दूरी पे है। यहाँ तो हम एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए फाइन करने के लिए लिखे हैं। ठीक है, लिमिट कहाँ से कहाँ रखे हैं, इंफिनिटी से आर, यानी कहाँ पे है आर, पी पे है, तो इसलिए पी होगा। ठीक है, अब Q कितना दूरी पे होगा तो उसके हिसाब से हम वहां का लिख सकते हैं। P से Q ले जाने में जो चेंज इन एनर्जी आएगा उसको पोटेंशियल एनर्जी चेंज कर देते हैं। खैर फिलहाल इतना क्लियर है कि पोटेंशियल एनर्जी अगर हमको किसी पॉइंट पे, यानी कि यहाँ से हमको क्या समझ में आ रहा है कि अगर यहाँ पे कोई मास m1 है और यहाँ से r दूरी पे कोई दूसरा मास m2 है, तो इन दोनों के इंटरेक्शन से जो एनर्जी आ रहा है वो कितना आ रहा है, ये आ रहा है। यानी कि हम सारा कहानी क्या किए उससे उतना फर्क नहीं है, बस अगर m1 मास m2 मास है, r दूरी पे है, तो हमको एनर्जी क्या लिखना है, -g(m1 m2/r)। ठीक है, r क्या है, दोनों के बीच का दूरी, m1 m2 दोनों का मास, g तो कांस्टेंट है और माइनस के साथ। माइनस हमेशा पोटेंशियल एनर्जी में तब आता है जब फोर्स अट्रैक्टिव इन नेचर हो। कहीं भी ये चीज याद रखना, अगर कि फोर्स रिपल्सिव होगा तो पॉजिटिव आता है, अट्रैक्टिव है तो निगेटिव आता है पोटेंशियल एनर्जी का, किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। खैर यहाँ पे तो अट्रैक्टिव है, तो इसलिए -g(m1 m2/r), और ग्रेविटेशन का एनर्जी अगर लिखना हो पोटेंशियल एनर्जी तो हमेशा माइनस चीज याद रखना, क्योंकि बहुत बार लोग ये गलती करते हैं कि माइनस छोड़ देते हैं। ठीक है, g(m1 m2/r) याद रखते हैं और वही पुट करके मैग्नीट्यूड तो ठीक आ जाता है, लेकिन साइन में गड़बड़ करते हैं। ये तो है सिर्फ अगर दो ऑब्जेक्ट आर दूरी पे हो तो। हो सकता है कि हमें सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मिले। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मतलब कि हो सकता है कि हमको ऐसा अरेंजमेंट मिल जाए, यानी कि 3 पार्टिकल्स हैं, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, तब कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके दो मेथड्स हैं, दोनों मेथड्स हम क्वेश्चन से ही करेंगे। तो मेथड 1 वर्क डन मेथड। ठीक है, वर्क डन का सहारा लेंगे इसलिए वर्क डन बोल देते हैं। इसमें क्या है कि क्वेश्चन है हमारा कि मान लेते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स पे हम एक मास रखे हुए हैं। ठीक है, लेट्स से ये m1 m2 m3। अब इस तीन मासेस का इंटरेक्शन एनर्जी कितना होगा, कैसे पता करें, यानी कि इसका एनर्जी कितना होगा। ठीक है,
सिंपल सी बात है, इंटरेक्शन की वजह से तो पोटेंशियल एनर्जी ही होगा। अब इस तीन का दो होता, यानी कि थर्ड वाला ना होता तो हम लोग लिख लेते, यानी कि कोई भी दो होता तो ऊपर वाले फॉर्मूले से लिख लेते, लेकिन तीन है, अब क्या करें? तो क्या करेंगे? तो मेथड वन हम देख रहे हैं, वर्क डन मेथड लिखते हैं, मेथड वन वर्क डन मेथड, यानी कि इसमें वर्क डन का सहारा लेंगे। कैसे करेंगे ये ध्यान से देखना। मान लेते हैं कि यहाँ पे जो रीजन दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ कोई भी मासेस नहीं है, ठीक है। पहले क्या एज्यूम करेंगे कि यहाँ पे कोई भी मास नहीं है। अब हमने क्या किया कि इंफिनिटी से उठा के ये मास m1 को लेकर आए, ठीक है। इस m1 के मास को लाने में कोई हमें फोर्स था जो खींच रहा हो या फिर रोक रहा हो? बताओ। इस m1 मास को जब हम No, sir. इंफिनिटी से उठा के लाए तो कोई एक्स्ट्रा फोर्स इसको सपोर्ट या अपोज करने के लिए नहीं है। तो इसके लिए जो वर्क डन हम लिखेंगे, वर्क डन टू ब्रिंग पार्टिकल वन, ये क्या लिखेंगे? 0। अब क्या कर रहे हैं? इसको हम ला दिए, अब हम m2 को ला रहे हैं। तो जब हम m2 को यहाँ पे ला के रखे, ठीक है, इस मास को यहाँ से ए दूरी पे जब हम ला के रखे, तो क्या उस समय ये मास m1 पहले से मौजूद था? पहले से मौजूद था, यानी कि जब वो आ रहा होगा तो जैसे जैसे इसके नजदीक आ रहा होगा वैसे वैसे इसका अट्रैक्शन और बढ़ता जा रहा होगा, यानी कि यहाँ पे एक इंटरेक्शन एनर्जी जनरेट हो रहा है। दोनों में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन हो रहा है, यानी कि एक एनर्जी जनरेट हो रहा है। तो अगर हम सेकेंड को लाने में एनर्जी की बात करें तो इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन एनर्जी था, ऊपर हम लोगों ने लिखा था, वही लिख लेंगे। तो जी m1 m2 बाई a विथ नेगेटिव साइन। क्लियर है इसमें? अब हम क्या कर रहे हैं? अब थर्ड पार्टिकल को ला रहे हैं, ठीक है। अब थर्ड पार्टिकल को लाके हमको यहाँ पे पुट कर देना है। जब हम थर्ड पार्टिकल को लाए हैं तो उसके लिए हमको ये दोनों मासेस जो होंगे, ये दोनों के दोनों ही अपोज सपोर्ट किए होंगे, दोनों ने फोर्स लगाया होगा। तो ये भी डिस्टेंस यही है, ये भी डिस्टेंस यही है। तो इसको लाने में जो है दोनों का इफेक्ट पड़ा होगा। तो एक बार जी m1 m3 बाई ए लगा होगा और माइनस जी m2 m3 बाई ए लगा होगा। यानी कि यहाँ पे ध्यान से देखो, हम दोनों मासेस के लिए लिख रहे हैं m1 एंड m2 दोनों के लिए उसका इंटरेक्शन एनर्जी। अब चूंकि एनर्जी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन का कोई चिंता करना ही नहीं है। ऊपर से फोर्स कंजर्वेटिव इन नेचर है, तो हम किस रास्ते से इसको लाए हैं उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्सेस सिर्फ फाइनल और इनिशियल पोजीशंस पे डिपेंड करते हैं। तो यहाँ से जोड़ देंगे तो वर्क डन टोटल अगर हमको निकालना है तो ये कितना आ जाएगा? वर्क डन टोटल एक्सटर्नल ही है, तो जो भी हम तीनों को जोड़ देंगे ये हमारा आ जाएगा, और यही क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होगा। क्लियर है ये मेथड? मेथड टू, ठीक है। मेथड टू है इंटरेक्शन एनर्जी, ठीक है, डायरेक्टली इंटरेक्शन एनर्जी लिखने के तरीके से। इसमें क्या कहता है कि अगर हमारे पास ऐसे तीन मासेस हैं m1 m2 एंड m3, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी टोटल होगा, जितने इंटरेक्शन बन रहे हैं उतने लिख लो, यानी कि 1 का 2 के साथ प्लस 1 का 3 के साथ, और कुछ नहीं हो सकता है। फिर प्लस 1 1 खत्म हो गया, तब 2 से शुरू करेंगे, 2 का 3 के साथ। इसके बाद जाए तो 2 का 1 के साथ तो पहले ही हो चुका है। उसके बाद और कुछ पॉसिबल नहीं। तो ये तीनों का इंटरेक्शन एनर्जी लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे? माइनस जी m1 m2 बाई ए माइनस जी m1 m2 बाई ए, अच्छा यहाँ m1 m3 है, माइनस जी m2 m3 बाई ए।
हमको आसान यही लगता है, इंटरेक्शन से लिख लेना। ठीक है, तो यहाँ से हमको डायरेक्टली आंसर मिल गया। अब यहाँ पे आता है कि नंबर ऑफ इंटरेक्शन कहीं छूट ना जाए। जैसे कि अगर हम क्वेश्चन दें कि यहाँ पे एक हेक्सागोन है, इस पे ऐसे मासेस रखे हुए हैं, ठीक है, तो 6 मासेस है यहाँ पे, टोटल मासेस 6 हैं। तो यहाँ पे अगर हमको नंबर ऑफ इंटरेक्शंस चाहिए होंगे तो कितना आएगा, बता सकते हो? सर 15। कैसे फाइंड करेंगे? पीएनसी हो 6 गया है, into पीएनसी हो गया है, NC2, ठीक है। जितना नंबर ऑफ मासेस रहेंगे उसमें से 2 का इंटरेक्शन चाहिए होगा, तो NC2। पीएनसी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन मैथ का एक चैप्टर है, उसमें बताया जाएगा, या फिर इसको एक्सपेंड करके हम n-1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो जितना नंबर ऑफ इंटरेक्शंस आने चाहिए वो इससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 6 मासेस हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इंटू 5/2, तो टोटल नंबर ऑफ इंटरेक्शंस आएंगे 15। कौन कौन से? तो 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 3, क्या लिखेंगे वो हम लिख के बता देते हैं। यू 1 2 1 3, ऐसे ही इसी ऑर्डर में लिखना क्या, ताकि कोई छूटे ना। 1 4 1 5 प्लस यू 1 6, 1 का काम खत्म, 2 से शुरू करेंगे, तो 2 से अब लोअर में नहीं आएंगे, आगे ही बढ़ते रहेंगे। 2 3 2 4 2 5 2 6, बस 2 का हो गया। अब 3 में जाएंगे, तो 3 4 3 5 3 6, खत्म। यू 4 जाएंगे, 4 5 प्लस यू 4 6 प्लस यू 5 6। अब आगे जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, काउंट कर लो, टोटल 15 होगा। ठीक है, तो ये लिखने का तरीका है। इसके बाद अपना डिस्टेंस फाइंड कर करके GM1 M2 GM2 M3 जो भी आ रहा है उसका मासेस लिखकर डिस्टेंस से डिवाइड कर देना है। और चूंकि स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी है, तो डायरेक्शन की कोई चिंता है नहीं, माइनस के साथ सब जोड़ देना है। बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये था हमारा पोटेंशियल एनर्जी। अगर वेरियस मासेस अगर ला के रख दिए जाए, एक अरेंजमेंट हमको दे दिया जाए, तो उसमें इंटरेक्शन की वजह से जो एनर्जी स्टोर्ड है उसमें, उस चीज को हम लोग बोलते हैं कि एनर्जी। ये स्टोर्ड एनर्जी और कैसे समझ सकते हो? तो अगर उसके पास एनर्जी है तो वर्क करने के सक्षम है, यही कहते हैं कि एनर्जी जिसके पास है वो वर्क कर सकता है, यानी कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो यहाँ पे अगर हम बोल रहे हैं कि एक मास है, इससे कुछ दूरी पे हम दूसरा मास रखे हैं, दोनों में अट्रैक्टिव फोर्स है, अगर हम इसको फ्रीली छोड़ेंगे तो दोनों आके अट्रैक्ट हो जाने चाहिए। ठीक है, अगर फ्री स्पेस में रखे हैं कि जहाँ पे कोई एक्सटर्नल और फोर्सेस नहीं एक्ट कर रहे हैं, सिर्फ यही फोर्स एक्ट कर रहा है, तो ये दोनों मासेस को अगर हम रिलीज करते हैं इतनी दूरी से, तो जाके चिपक जाना चाहिए, जाके टकरा जाना चाहिए, क्योंकि दोनों पे अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। लेकिन हमने इतने दूरी पे उसको रोक के रखा है, रोक के रखा है यानी कि हम कोई ना कोई एनर्जी लगा के रोके होंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, उसकी एनर्जी को ओवरकम, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि अगर हमने रोक के रखा है और ओवर कर सकता है, नहीं उसके पास कुछ ना कुछ स्टोर्ड एनर्जी होगा, और स्टोर्ड एनर्जी होगा तो टकराएगा। एक है, मान लेते हैं ये अर्थ हो गया, ये हम स्टोन इतने हाइट पे रखे हैं, इसको छोड़ते हैं तो आके टकराता है। ठीक है, वही चीज सिचुएशन यहाँ पे है। यहाँ पे हमने दो मासेस बोल दिया, यहाँ पे अर्थ है, ये स्टोन है, वही कहानी है, सेम कहानी। एक सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं, जल्दी से सॉल्व करके बताओ।
एक मास है यहाँ पे m, एक दूसरा मास है यहाँ पे, इसको भी m बोल रहे हैं, दोनों का बीच का दूरी d, ठीक है। इफ रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, इन दोनों को हम रेस्ट से छोड़ रहे हैं, तो पूछा जा रहा है कि फाइंड वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, ठीक है। ये दो मासेस को हम छोड़ रहे हैं, तो दोनों पे अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहे होंगे, दोनों एक दूसरे की तरफ भागेगा और कोलाइड करेगा। लेकिन हम इससे ये पूछा जा रहा है कि जस्ट कोलिजन से पहले इन दोनों का वेलोसिटी कितना होगा। तो सेम मास है क्या? हाँ सेम है तो आसान है, डिफरेंट होता है तो थोड़ा इक्वेशन बढ़ जाता है और कुछ नहीं होता। ऐसा क्वेश्चन हम लोग शायद कल या परसों वाले क्लास में किए भी थे, वो हम लोग फोर्स मेथड से किए थे, ठीक है। चूंकि यहाँ पे अब एनर्जी पढ़ रहे हैं तो एनर्जी मेथड लगाएंगे और देखेंगे कि ये फोर्स मेथड से बहुत ही आसान है। हिंट के लिए बोल दे कि अगर दोनों को सिस्टम मानते हैं तो नेट फोर्स ध्यान से देखो तो 0 आ रहा है। नेट फोर्स 0 है तो क्या हो सकता है? So 2 gm/d under root 2 gm/d, ठीक है, देखते हैं। so under root ठीक है, करते हैं। और किसी का? सर जी √GM/d। एक बार है 2 gm/d और √2 gm/d और √gm/d, देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे हमको दिख रहा है कि F एक्सटर्नल जो है वो 0 है। अगर हम दोनों को सिस्टम मान लिए हैं तो F एक्सटर्नल 0, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि मोमेंटम जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। अब मोमेंटम कांस्टेंट है यानी कि P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। यहाँ से हमको दिख रहा है कि इनिशियल मोमेंटम जो है दोनों रेस्ट पे है तो 0 है। फाइनल तो जस्ट कोलिजन से पहले हम इसको बोल रहे हैं V1 से, और ये इधर V2 से अगर जा रहा हो जस्ट बिफोर कोलिजन, तो हमको दिख रहा है कि MV1 माइनस MV2 डायरेक्शन के साथ लिखे हैं। तो यहाँ से दोनों का मास सेम है, इसलिए हमको V1 इक्वल टू V2 दिख जा रहा है, जिसे हम V बोल दे रहे हैं। मास अगर अलग होता तो यहाँ से हमको M1V1 माइनस M2V2 या डायरेक्शन के हिसाब से जैसा भी होता वो लिखते। क्लियर है? अगर मासेस डिफरेंट होता तो यहाँ पे M1 M2 आ जाता, बाकी इक्वल है इसलिए हमने ऐसा लिख दिया। और यहाँ से हमको दिख रहा है कि दोनों का स्पीड सेम रहा होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत और दिमाग लगाओगे तो सेंटर ऑफ मास जहाँ है वहीं पे रहना चाहिए। दोनों का मास सेम है तो वहीं जाके टकराएगा, सेम दूरी तय कर रहा है, सेम फोर्सेस लग रहा है, तो ऑफ कोर्स सेम वेलोसिटी से टकराया होगा। खैर यहाँ से भी हमको उतना ही मिल रहा है। अभी वेलोसिटी फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करें? तो यहाँ हमको दिख रहा है कि देयर इज नो एनी डिसिपेटिव फोर्सेस, कोई भी ऐसा फोर्स नहीं है जिसकी वजह से एनर्जी लॉस हो। यानी कि यहाँ पे हमको दिख रहा है कि एनर्जी जो है रिमेन्स अनचेंज्ड या कांस्टेंट।
कोई डिसिपेटिव फोर्सेस नहीं है तो एनर्जी कांस्टेंट है, यानी कि इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी। फाइनल जब वो टकरा रहा है तब उसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है क्योंकि डिस्टेंस 0 हो जा रहा है, लेकिन अभी इंट्रैक्शन है तो उसके पास एनर्जी कितना है, तो माइनस gm²/d। फाइनली उसके पास 1/2 mv² प्लस 1/2 mv² होगा। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल नहीं होगा क्योंकि r 0 हो जा रहा है। ठीक है, यानी कि जब बहुत करीब है तो हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं। सर R 0 हो जाए तो हम लोग फॉर्मूला में पुट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी तो इन्फिनिटी आना फॉर्मूला में आएगा तो यहाँ पे हम लोग जब इंटरेक्शन होता है तो दोनों एक दूसरे में चिपक जा रहा है या जो भी हो रहा है, तो आके जब वो एक दूसरे में समा जा रहा है तो वहां पे हम लोग बोलते हैं कि जीरो एनर्जी है। ठीक है, जो भी है उसके पास काइनेटिक एनर्जी। अगर पोटेंशियल एनर्जी में बोलेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा फिर फॉर्मूले के हिसाब से। तो फिर से इनफाइनाइट वेलोसिटी रहना चाहिए ना, क्या तो सर इनफाइनाइट जब कैसे टकराने होगा? से पहले इनफाइनाइट वेलोसिटी रहना चाहिए ना। इनफाइनाइट कैसे रहेगा, वही तो पूछ रहे हैं। और वो बढ़ेगा कैसे? तो जीरो जब मतलब डिस्टेंस जब जीरो हो जाता है तो बोलते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया, जो भी पोटेंशियल एनर्जी था वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है, ऐसा कहा जाता है। कि यहाँ पे अगर हम बोल रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट हो जा रहा है, ठीक है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा बताओ? कोई एक काइनेटिक फॉर्म ऑफ एनर्जी एनर्जी माइनस से इन्फिनिटी होना चाहिए फिर। तो वही कोलिजन के समय में क्या हो जाएगा? क्या होगा? तो विस्फोट कर जाएगा ना, उतना एनर्जी आ जाएगा तो फिर। यस सर। वही तो, मतलब मान लेते हैं अगर कोलाइड करेगा तो वहां हीट लॉस ये सब तो होगा ही, बहुत कुछ होगा। ठीक है, तो जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी था, ठीक है, तो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड ऐसे लिख सकते हो कि जो एनर्जी था पहले पोटेंशियल एनर्जी वो किस में कन्वर्ट हो गया है, काइनेटिक एनर्जी। सर माइनस क्यों हटाए थे? मैग्नीट्यूड में हम कन्वर्जन दिखाने के लिए, जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं तो इधर भी निगेटिव थोड़े होगा। कोलिजन से जस्ट पहले एनर्जी बहुत ज्यादा हो जा रहा है, आर दूरी करेंगे तो ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ी है। एक मिनट देख लेते हैं। इतना तो है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वहां पे कोलिजन के समय में काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन कुछ एनर्जी तो रहेगा ही। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा इस तरीके का है, थोड़ा सा हम लिखने में गलती कर दिए हैं कि जैसे कि इन दोनों को हम रिलीज कर रहे हैं फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम इंफिनिटी, ठीक है, फ्रॉम इनफाइनाइट सेपरेशन। फाइंड वेलोसिटी व्हेन सेपरेशन इज डी। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है, हम उल्टा पढ़ लिए हैं। इसको हम इन्फिनिटी से रिलीज कर रहे हैं, दोनों जब इनफाइनाइट था थोड़ा सा पुश करके, यानी कि हम जीरो से रिलीज कर रहे हैं जब ये डी दूरी पे है
उस समय इसके पास कितना वेलोसिटी होगा ये फाइंड करना है। ठीक है, तो ऊपर का कहानी तो सेम ही रहेगा। एफ एक्सटर्नल 0 है, पी कांस्टेंट है, पी इनिशियल हम जस्ट रिलीज कर रहे हैं, यानी कि हम थोड़ा सा जस्ट मूव करा दे रहे हैं। इन्फिनिटी पे हम जानते हैं कि फोर्स 0 होगा, तो यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको जस्ट यहाँ से हम मूव करा दिए। या फिर कभी कभी ये भी देता है कि इन्फिनिटी से हम इसको किसी स्पीड से हम धक्का दे दी, तो भी दे सकता है। खैर यहाँ पे रिलीज कर रहे हैं 0 से, तो पी इनिशियल 0 है, पी फाइनल ऐसा लिखेंगे, तो ये भी इससे आ रहा है। एनर्जी की अगर बात करेंगे तो एनर्जी ऐसा हो जाएगा अब कि इनिशियल एनर्जी जो होगा इन्फिनिटी दूरी पे है, तो इनिशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी भी 0 और रेस्ट से रिलीज कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी 0। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी आएगा दोनों का, और फिर माइनस जी एम स्क्वायर बाई डी जो होगा, डी दूरी पे उसका पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो यहाँ से आराम से आ जाएगा एम एम कैंसिल, v इजकल टू 2 भी नहीं रहेगा, अंडर रूट जी एम बाई डी। सर तो क्वेश्चन दिखाई ना। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी फोर्स मेथड से करे थे, सेंटर ऑफ मास पे बैठ के भी किए थे। जैसे करना चाहो, तीन तीन मेथड हो गए करने के लिए, एनर्जी मेथड, सेंटर ऑफ मास मेथड या फिर फोर्स मेथड। हो गया। सर एनर्जी रिमेन कांस्टेंट के बाद से जैसे कि कोई भी डिसिपेटिव फोर्सेस नहीं है तो एनर्जी क्या रहेगा, कांस्टेंट। इनफाइनाइट सेपरेशन है पहले, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी भी 0, और चूंकि रेस्ट से जस्ट हम मूव करा रहे हैं उसको, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0। फाइनली दोनों म्यूचुअल अट्रैक्शन के कारण भी स्पीड पे आया, तो इसलिए हाफ एम बी स्क्वायर हाफ एम बी स्क्वायर दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी होगा। जब डी सेपरेशन है तो उस समय इतना उन लोग के पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगा। तो अच्छे से लिख लीजिए। हो गया। यस सर। नेक्स्ट है सेल्फ एनर्जी। सेल्फ एनर्जी भी यही है, इंटरेक्शन एनर्जी का ही एक फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे डिफरेंट मासेस यानी कि पॉइंट मासेस की बात कर रहे थे, छोटे छोटे मासेस, ठीक है, लेकिन अगर हमको एक रॉड बोला जाए, एक स्फीयर बोला जाए, तो एक पॉइंट मास नहीं है, ठीक है, उसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो उस मास में डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास ये स्फीयर है, तो इस पे हम छोटा छोटा मास इससे चढ़ाते जाएंगे तो इसका रेडियस बढ़ता जाएगा। यानी कि एक छोटे से स्फीयर पे हम ऐसा ऊपर डीएम मासेस चढ़ा देंगे, ऐसे चढ़ाते जाएं तो इसका जो रेडियस भी बढ़ता जा रहा है, स्फीयर का मास भी बढ़ता जा रहा है। यानी कि हम इन्फिनिटी से उठा उठा के छोटे छोटे मासेस इस पे ऐड करते जा रहे हैं। इस अरेंजमेंट को हम बना रहे हैं तब, यानी कि अगर हमारे पास कोई एक स्फीयर है तो हम इसमें पहले से छोटे छोटे मासेस को ऐड करके बनाए हैं, तभी ऐसा बना है। मिट्टी के बचपन में खेले होगे या फिर आटे के गोले से खेले होगे, तो उसमें अगर बड़ा स्फीयर बड़ा गोला बनाना हो, तो हम लोग छोटे छोटे थोड़े थोड़े आटे का टुकड़ा लेते हैं, उसमें जोड़ते जाते हैं, बड़ा हो जाता है। तो हर मास को लाने में हमको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी हमें स्टोर कराते हैं। उसी चीज को हम बोलते हैं सेल्फ एनर्जी। तो ये भी एक तरीके का इंटरेक्शन एनर्जी है, ठीक है, लेकिन ये किसी एक बॉडी में पोजेज हो रहा है और उसमें जो मासेस हैं अंदर में, उनकी वजह से हो रहा है। तो इसलिए हम लोग बोल देते हैं कि सेल्फ एनर्जी ये बॉडी का है। ठीक है,
जैसे कि हम हो गए, तो हमारे अंदर जो एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी, मास की वजह से जो आया है, ग्रेविटी की वजह से जो आया है, उसको हम बोल रहे हैं कि वो सेल्फ एनर्जी है, ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी। तो हम बोल सकते हैं इट इज पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इंटरेक्शन फोर्सेस इनसाइड द बॉडी। ठीक है, बॉडी के इनसाइड में जो इंटरेक्शन फोर्स हो रहा है उसकी वजह से जो एनर्जी है उसे हम बोल रहे हैं सेल्फ एनर्जी। यानी कि इंटरेक्शन एनर्जी का ही एक फॉर्मेट कर सकते हैं। इंटरेक्शन एनर्जी में एक मास था, इन्फिनिटी से एक मास को यहाँ तक लाए, अब इसी मास को हम इसी पे चिपका देते तो हमको ऐसा मिल जाता, उससे बड़ा गोला मिल जाता। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं सेल्फ एनर्जी। किसी भी डेफिनेट शेप में अगर हमको इसको क्या कहते हैं, बना रहे हैं, रॉड ही बना रहे हैं, तो छोटे छोटे मासेस को इन्फिनिटी से उठा के लाके रॉड पे जोड़ते जा रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं, तो रॉड का लेंथ बड़ा होते जा रहा है। तो उसमें जो एनर्जी स्टोर हो रहा है, उस अरेंजमेंट में जो एनर्जी स्टोर हो रहा है, उसे हम बोलेंगे सेल्फ एनर्जी। तो इसमें मोस्टली हम लोग का स्फीयर से मतलब होता है, तो वही हम उसी का कैलकुलेट करेंगे। मोस्टली सॉलिड स्फीयर ही, क्योंकि हमारा जो भी प्लैनेट, चांद, तारे जो भी हैं, सबको हम लोग सॉलिड स्फीयर की तरह मानते हैं। फिर भी हॉलो स्फीयर मान लेते हैं, हॉलो स्फीयर है जिसका मास m और r रेडियस का हमको बनाना है। हॉलो है यानी कि ये हमारा रेडियस, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। किसी टाइम t पे हम मान लेते हैं कि एनी टाइम, एट एनी टाइम, किसी समय पे इसका मास जो है स्मॉल m है, रेडियस तो r है, वो चेंज होने से रहा, और हम यहाँ इन्फिनिटी से dm मास उठा के इस पे लाके चिपका दे रहे हैं। ठीक है, यह हम dm मास को इन्फिनिटी से लाके इस पे चिपका रहे हैं। तो क्या हमको इसमें एनर्जी स्टोर होगा, इसका सेल्फ एनर्जी स्टोर क्या है वो हमको पता करना है। तो हम मान लेते हैं कि जब ये स्फीयर को हम बना रहे थे, तो किसी समय पे इसका मास m था, रेडियस तो r है ही। अब हम dm मास लाए तो m प्लस dm मास हो जाएगा, हमको कैपिटल M तक करना है। तो इस dm मास को लाने में dw वर्क डन कितना हुआ होगा, वर्क डन ब्रिंगिंग मास dm। ठीक है, dm मास को लाने में जो वर्क डन है उसको हम बोल रहे हैं dw। तो कितना हुआ होगा, तो पहले से मास m है, dm ला रहे हैं कितने दूरी पे है, तो r दूरी पे। तो कितना लिखेंगे बताओ, So Gm dm divided by r plus small r अगर ध्यान से देखो तो minus फोर्स तो बाहर कितना लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा Gm dm बाई r स्क्वायर, ये लग रहा होगा। अब इसको हम yes कहां sir से कहां तक ला रहे हैं, तो ये हम लिखेंगे वही एफ डी आर, इन्फिनिटी से आर तक। तो इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ ध्यान से देखो तो ये आएगा जी एम डी एम बाई आर, यही आएगा। सर अभी आप बोले r डिस्टेंस पे है। तो हम कहां से कहां ला रहे हैं, इन्फिनिटी से आर तक ही ना ला रहे हैं। yes sir तो किसी भी पॉइंट पे फोर्स ऐसा वेरिएशन आएगा, हम इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं डायरेक्टली। ऊपर जो था वैसा ही, क्या हमारा वहां भी तो जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर था, तो माइनस जी एम वन yes एम टू sir बाई आर आया, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख रहे हैं कितना वर्क डन आएगा। ठीक है, तो ये आया हमारा डी डब्ल्यू। अब हमको टोटल वर्क निकालना है, तो वर्क डन हमको क्या मिल जाएगा, माइनस जी एम बाई आर इंटीग्रेशन एम डी एम। अब डीएम कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, तो जीरो से लेके कैपिटल एम तक, तो यहाँ से हमको मिल रहा है माइनस जी एम स्क्वायर बाई टू आर।
तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सेल्फ एनर्जी माइनस gm²/2r। अगर m मास का r रेडियस का अगर हमको हॉलो स्फीयर बनाना है तो उसके लिए हमको इतना एनर्जी वर्क करना पड़ेगा, यानी कि उसके पास इतना एनर्जी स्टोर्ड होगा, या फिर हमको फिर से इसको तोड़ना हो छोटे छोटे मासेस में तो हमको इतना एनर्जी देना पड़ेगा। बात क्लियर है? ये सो सेल्फ एनर्जी। हाँ जब डीएम मास हम लोग लेके आएंगे तब तक तो जो स्पेयर का जो मास एम एग्जैक्टली थोड़ी ना होगा, वो तो एम से स्मॉल कम मास होगा। ही तो रखे हैं यहाँ पे, क्या रखे हैं हम, स्मॉल एम ही रखे हैं। अब इसका इंटीग्रेट करो, क्या आएगा बोलो, सो एम का हुआ, सो कौन सा एम? स्मॉल एम, हाँ सो वो जो डीएम के पहले, ये वाला। यस हाँ तो वहाँ स्मॉल एम ही है, स्मॉल एम ही है। यस। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेट करने के बाद हम कैपिटल एम लिख रहे हैं, ऐसा लिख रहे हैं 0 से m तक, तो m²/2 हो जाएगा, तो इतना आ रहा है। सिंपल सा मेथड क्या है फाइंड करने का, तो जो हम वर्क कर रहे हैं उसको अरेंज करने में उतना ही वर्क हमको करना पड़ेगा, नहीं उतना एनर्जी देना पड़ेगा उसको तोड़ने में। जितना हम तोड़ने में एनर्जी देंगे उतना ही उसमें स्टोर्ड, यानी सब कुछ सिमिलर एक तरीके से दिख रहा है, तो इतना बात ध्यान में रखना है। हमने जो वर्क करा वही उसमें स्टोर्ड है, और उतना ही एनर्जी देंगे तो फिर वो टूटेगा भी। और याद रखना ये फॉर्मूला, इसका उतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा, अभी जो हम लोग फाइंड कर रहे हैं इसका पड़ता है, सॉलिड स्फीयर। ठीक है, मास m रेडियस r। अच्छा, सॉलिड स्फीयर बनाओगे तो कैसे बनाओगे बताओ, ध्यान से देखो। तो इसमें अगर हम मान लेते हैं कि अगर इतना मास है किसी टाइम t पे, ठीक है, ये स्मॉल मास m है। अब अगर हम इस पे dm मास लाते हैं तो dm मास हम इस पे ऐसे अगर चढ़ा देंगे तो इसका ध्यान से देखो तो रेडियस भी चेंज हो जा रहा है, यानी कि इसका रेडियस अभी r है, तो जब dm मास लाए तो r प्लस dr हो जाएगा, ऐसा होगा। यानी कि यस हम यहाँ पे एक सॉलिड स्फीयर बना रहे हैं, तो इसमें जो मासेस है हमको किसी एक फिक्स डिस्टेंस पे ऐड नहीं करना पड़ रहा है, बल्कि उस मासेस को धीरे धीरे हमको पूरा उस पे जोड़ते जाएंगे। तो अगर ऐसे जोड़ते गए तो हो सकता है कि हमको जो ओरिजिनल स्फीयर था आर रेडियस का इतना बड़ा मिले, यानी कि हम इस पे डीएम मासेस जोड़ते जाए तो ये हमको आर रेडियस का कहीं बनता हुआ मिलेगा। यानी कि हम जैसे जैसे मास को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे रेडियस भी चेंज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मास और रेडियस दोनों चेंज हो रहा है, और ला के हम ऊपर ही रख रहे हैं। तो यहाँ पे भी अगर हम डी डब्ल्यू लिखें तो क्या लिखेंगे, माइनस जी एम डी एम बाई आर स्क्वायर। आएगा तो वही, क्योंकि फोर्स अपोज हो रहा है, नहीं आ रहा है, इतना ही आएगा, यस क्योंकि बाहर में इससे फोर्स तो वही नहीं लगना है। फोर्स क्या लगता है, जी एम डी एम बाई आर स्क्वायर, यही फोर्स लगता। तो इसके लिए वह यही लिखते हैं, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ऊपर से लिखते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम इसको इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे m भी वेरिएबल है और r भी वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल होते हैं, तो हमको एक रिलेशन चाहिए होता है। यस सर ठीक है, तो m और r में रिलेशन कैसे निकालेंगे, तो डेंसिटी हमको फिक्स रखना है, तो डेंसिटी m/4/3 पाई r क्यूब होगा।
ठीक है, तो आर और ये लेंथ जो है डी आर है, तो उसके हिसाब से हम अगर लिख लें तो स्मॉल एम कितना होगा, बोलो। डेंसिटी इनटू उसका वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब होगा। यस यस सर। ठीक है, तो ये कितना आ गया, एम आर क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब, ये एम आ गया। डीएम कितना लिखोगे, डीएम क्या होगा बाई बताओ। आर स्क्वायर डी सर आर। एम डी आर क्यूब बाई आर स्क्वायर। इसका वॉल्यूम यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इंटू डेंसिटी, ये ना लिखेंगे, यानी कि m बाई 4/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम है छोटे से पोर्शन का बाहर वाले का। ऐसा हमको मिल रहा है आर रेडियस का डी आर थिकनेस का, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर होगा, बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये 4 पाई कैंसिल हो जा रहा है, ये कितना आ जा रहा है 3m बाई आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर डी आर। अब इन दोनों को उठा के हम ऊपर पुट कर देते हैं, तो दिस इम्प्लाइज इट कि वर्क डन इज इक्वल टू माइनस जी नहीं हो सकता एम, एम यानी कि एम आर क्यूब बाई आर क्यूब डी आर की जगह 3m बाई आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर डी आर, नीचे था आर स्क्वायर। ठीक है, इतना ही कुछ आ रहा है, नीचे आर था, इतना आर, इसको हम लिख सकते हैं माइनस जी, जो जो कॉमन है उसको हम बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, कहीं कुछ छूटे तो देख लेना, यहाँ पे आर रेस टू पावर 4, यही आ रहा है। रेडियस कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, 0 से आर तक, तो हमको मिल रहा है -3/5 gm स्क्वायर बाई आर। जो वर्क डन बाई एक्सटर्नल होगा वही सेल्फ एनर्जी होगा, ये वाला याद रहना चाहिए। -3/5 gm स्क्वायर बाई आर, ये सेल्फ एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर आ रहा है। ठीक है, कंसेप्ट हमारा छोटा सा है, उसके बाद पूरा मैथमेटिकल है। तो किसी भी बात में दिक्कत है तो बोलो, किसी को भी। सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना। एम और डीएम लिखने में किसी को कोई कष्ट हो तो बोलो। ठीक है, डीएम लिखने का एक और छोटा सा यहाँ से हमको दिख रहा है कि ये एम है, ये इक्वेशन आया है, इसको तुम इंटीग्रेट कर डिफरेंशिएट कर दो तो डीएम बराबर इतना आ जाएगा, दिख रहा है 3m बाई आर क्यू आर स्क्वायर डी आर। यस सर। हो गया।
हो गया? यस ठीक है, तो नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्या होता है डेफिनेशन पढ़ के खुद समझ जाओगे। इट इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग a point mass from infinity to a point such that change in kinetic energy is 0. ठीक है, जो हम लोग डिफिनेशन लिखे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में, वहां पे हम अब पॉइंट यूनिट मास होगा। यूनिट मास को हम लोग यहाँ पे इंफिनिटी से ला रहे हैं। वहां पे हम टेस्ट मास। किस टेस्ट नहीं, हम यूनिट बोल रहे हैं। ठीक है, मास इसको टेस्ट कंसिडर्ड मास क्यों होगा, नहीं बोलेंगे? बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये यूनिट है, टेस्ट है, इसका हमको कोई रोल होगा नहीं। जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड लिए थे, वैसे ही यहाँ पे हम बोल रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। तो हम एक मास की जगह अगर यूनिट मास ला दें, ठीक है, तो उस चीज को हम लोग बोल रहे हैं कि ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। यानी कि ध्यान से देखो, तो v क्या है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, इन्फिनिटी से पॉइंट P तक ला रहे हैं, डिवाइडेड बाय जो ये हमारा मास m है, इससे डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, यूनिट मास अगर की जगह कोई और मास रखते तो हम m से डिवाइड कर देते। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं u बाई एम नॉट, लिख रहे हैं इसको m नॉट। ठीक है, यानी कि v इजकल टू हमको क्या मिल रहा है, u बाई एम नॉट। u क्या है, तो पोटेंशियल एनर्जी है। इसका यूनिट की अगर हम बात करें तो यूनिट हम लोग लिख सकते हैं जूल पर केजी। स्केलर क्वांटिटी ही होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी स्केलर क्वांटिटी है। और इसको हम एम नॉट से डिवाइड कर रहे हैं मास से, तो जूल पर केजी फॉर पॉइंट मास। ठीक है, पॉइंट मास के लिए अगर हम पोटेंशियल लिखें, तो लिखने का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे हमारे पास कोई कैपिटल एम मास है, हम यहाँ से r दूरी पे यहाँ का पोटेंशियल लिखना चाहते हैं, तो हम क्या कहें कि यहाँ पे अगर स्मॉल एम नॉट कुछ मास होता, तो पोटेंशियल एनर्जी लिखते जी एम एम नॉट बाई आर। तो अगर हमको वहां का पोटेंशियल लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, यू बाई एम नॉट, एंड डेट विल बी इक्वल टू माइनस जी एम बाई आर। ठीक है, यानी कि ऊपर जो हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए काम कर रहे थे, वहां पे यानी कि अगर यहाँ पे ये एम नॉट मास ना होता, तब भी हम यहाँ का पोटेंशियल लिख सकते थे माइनस जी एम बाई आर। यानी कि ये जो हमारा है, ये सिर्फ टेस्ट के लिए है, इसका जरूरी नहीं है। ये हमारा क्या हो गया, सोर्स हो गया। ठीक है, यानी कि हम सिर्फ सोर्स के लिए किसी भी दूरी पे हम पता करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मास रहे ना रहे, हम वहां का पोटेंशियल लिख ले रहे हैं v इजकल टू माइनस जी एम बाई आर। अगर हम ऐसा लिख ले रहे हैं, तो अगर हमको पोटेंशियल एनर्जी लिखना हो तो जितना भी मासेस लाएंगे मल्टीपल करते जाएंगे, क्योंकि यहाँ से अगर u लिखना हो तो v इंटू एम नॉट से हम कोई भी मास हो, हम उससे मल्टीपल करके पता कर सकते हैं वहां का। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होता है हमारा ज्यादा फायदेमंद होता है कैलकुलेशन ये सब के हिसाब से। बाकी पोटेंशियल हो या पोटेंशियल एनर्जी हो, ज्यादा का अंतर कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या है कि जहां पे भी पोटेंशियल कहा जा रहा है, वहां अगर हम यूनिट मास मान लें, यानी कि एक मास को 1 कर दें, तो हमको यही चीज मिलने वाला है। या फिर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास जो होगा, उस चीज को हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो है, ये हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। यहाँ पे और थोड़ी सी बात ध्यान दें, तो हम लोग लिखते थे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यू से जो लिख रहे हैं, ये होता है माइनस एफ, या फिर ऐसे लिखते हैं, जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो माइनस टी यू बाई डी एक्स, इस फॉर्मेट में होता है। ठीक है, ये कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर रहे हैं। कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में ये रिश्ता होता है, एक्स के जगह आर लिख सकते हो। ये चीज हम लोग वर्क में पढ़े थे कि इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं
कि F इक्वल टू माइनस नेबुला इंटू यू। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो याद है कि भूल गए? ठीक है, आता है। पार्शियल डिफरेंशिएशन। हाँ ठीक है, आई जे के ऐसा करके, तो ऐसा हम लोग दिखे थे। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत ध्यान दें तो हियर एफ जो है एफ बाई एम नॉट अगर लिखते हैं तो हमको ई मिलता है एंड यू बाई एम नॉट अगर हम लिखते हैं तो भी मिलता है। तो यहाँ ध्यान से देखो, अगर हम दोनों तरफ एम नॉट से डिवाइड कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा कि E यानी ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वल टू माइनस dv बाई dr मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम ये बोल रहे हैं कि क्या है, रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इन दोनों के बीच का ये रिलेशन है। तो यहाँ पे अगर हमको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी बाई डेल जेड के कैप, जिसको हम लोग माइनस नेबुला इंटू वी लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब चीजें हम लोग कर रखे हैं। ऑल्सो चूंकि E बराबर है माइनस डीवी बाई डी आर, ठीक है, तो यहां से हम लोग dv भी लिख सकते हैं या फिर v लिख सकते हैं माइनस ई डी आर इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे ये स्केलर, इधर ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं याद है? v इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस dx डी i आर को कैप से dx प्लस आई dy कैप j प्लस कैप। जे कैप प्लस टी जेड के कैप, ऐसा लिख के फिर इंटीग्रेट कर लेंगे, तो जो भी आएगा वो हम v को यहाँ से लिख सकते हैं अगर हमारा ग्रेविटेशनल जो फील्ड है वो वेक्टर फॉर्म में रहा तो ये सारा चीज फॉर्मेट है, वहां भी आया है, यहाँ भी आया है, आगे भी आएगा ये सब चीजें। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ करना है नहीं, बस रिप्रेजेंटेशन है, ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हमको मिला रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। बाकी कुछ कैलकुलेशंस देखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के। तो फॉर रिंग है, फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, रिंग है, रिंग के यहाँ सेंटर है, इसका मास m है, रेडियस r है, क्या होगा बताओ? तो सेंटर पे माइनस जी एम बाई आर। माइनस जी एम बाई आर। सब किसी को कोई दिक्कत? देखो यहाँ पे सारा का सारा मासेस जो है वो कहाँ पे है, आर दूरी पे ही है, तो हम एक डीएम एलिमेंट के लिए भी अगर लिखते हैं तो उसके लिए लिखेंगे तो माइनस जी डीएम बाई आर लिखेंगे, और डीएम का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस जी एम बाई आर। स्केलर क्वांटिटी है, ऐड करना है, किसी को दिक्कत? सो उस फॉर्मूले से कैसे होगा? किस फॉर्मूले से? E is equal to minus dv by dr. हर जगह वो लगाएंगे जरूरी है? यहाँ पे तो अगर देखोगे तो वो क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां क्या आया था, जीरो था, Yes sir. तो कैसे इंटीग्रेट करोगे? तो उस हिसाब से जीरो होना चाहिए। जरूरी थोड़ा है, v इक्वल टू क्या है, E बराबर क्या है, dv बाई So, dr। so अगर minus v yes. कॉन्स्ट, हाँ अगर यहाँ पे v कांस्टेंट हो तब भी तो ये जीरो हो सकता है। Yes sir. ठीक है, तो जीरो होना ऐसा जरूरी नहीं है कि ये जीरो है तो भी जीरो होगा। हाँ अगर भी जीरो होता तो ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होता। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं फिर ऊपर वाला,
जैसे अगर यहाँ पे मास m1 है, यहाँ पे मास m2 है, अगर हमको इसके सेंटर पे यहाँ पे ये भी r, वहां पे अगर हमको निकालना होता पोटेंशियल तो क्या लिखते हैं? नहीं ना लिखते, -G m1/r1 -G m2/r2, ये लिखते हैं। यस सर। क्या किए, पहला m1 मास से r1 दूरी पे पोटेंशियल लिख लिए, फिर m2 से इतने दूरी पे पोटेंशियल लिख लिए। चूंकि स्केलर है, डायरेक्शन का कुछ लोचा है नहीं, मैग्नीट्यूड है, दोनों माइनस के साथ है, जोड़ दिए। तो वैसे ही यहाँ पे अगर हम dm मास लेंगे तो सबके लिए जोड़ेंगे तो यही आना है, ठीक है। यहाँ पे बताओ पॉइंट P पे -gm/r√r² + x²। ध्यान से देखो तो सारा का सारा मास जो है क्या सेम दूरी पे है? कितने दूरी पे? √r² + x² पे। सारा का सारा मास सेम दूरी पे है, तो डायरेक्टली क्या लिखेंगे? -gm/r, क्योंकि टोटल मास जो है उतना ही दूरी पे, अगर इंटीग्रेट भी करेंगे तो यही आना है। टाइम बचा है 10 मिनट। 30 minutes। ठीक है, हो जाएगा। हॉलो स्फीयर, सर डिस्क क्यों नहीं? क्या सर डिस्क। प्लैनेट ये सब डिस्क शेप में जल्दी मिलते नहीं है, इसलिए। ठीक है, डिस्क ये सब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जब कैलकुलेट करेंगे तो वहां पे कर लेना, ठीक है। यहाँ पे निकालना है, ये हॉलो स्फीयर हो गया तुम्हारा। मास हम मान लेते हैं m है, रेडियस r है, तो कहीं भी यानी कि सेंटर से किसी भी दूरी r पे, यानी कि r जब ग्रेटर देन कैपिटल R हो एंड r जब लेस देन कैपिटल R हो, दोनों केसेस के लिए फाइंड करना है। यहाँ पे देखो तो जो हम ग्रेविटेशनल फील्ड लिखेंगे, ये लिखेंगे gm/r², ठीक है। और अंदर में अगर हम बात करें तो E इनसाइड वो हमको 0 मिलता है, ठीक है। तो अगर हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो r ग्रेटर देन r के लिए तो ये है -E/dr, यानी कि माइनस, यहाँ पे अगर r दोनों देखोगे तो सेमी डायरेक्शन में आएगा, तो gm/r², r का मैं इधर की तरफ E 180 डिग्री है, तो इतना ही आ रहा है, यस सर। ठीक है। dr और e यानी कि r वेक्टर और e वेक्टर का अगर देखोगे तो 180 डिग्री, तो यहाँ से आ रहा है -gm/r। और इफ r इज लेस देन r हो रहा है तो भी कितना हो जाएगा? कांस्टेंट ही रहेगा। यस। कांस्टेंट इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि अगर अंदर की हम बात कर रहे हैं तो चूंकि e जो है हमारा वो 0 है, यानी कि -dv/dr,
इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट कि v या तो 0 हो सकता है या फिर कांस्टेंट रहेगा। सर ठीक है। माइनस जी एम बाई आर ही होगा तो। हाँ। तो सरफेस पे जब हम आ रहे हैं तो v जो ये कितना रह जाएगा, v इक्वल टू माइनस जी एम बाई आर रह जाएगा। ठीक है। ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर हम इस मास को, एक छोटे से मास अगर यहाँ हम पकड़ लें, यूनिट मास, उसको इन्फिनिटी से उठा के जब हम ला रहे हैं, तो जब तक हम सरफेस तक लाए हैं तभी तक ग्रेविटेशनल फील्ड लग रहा है, यानी कि हमको वहां तक वर्क करना पड़ेगा। जब हम सरफेस पे पहुंच गए तो जितना वर्क करना पड़ा यहाँ करना पड़ा। अब इसके अंदर अगर हम जाएंगे तब कुछ वर्क करना पड़ेगा नहीं। अंदर में हम कहीं भी मूव कर लें, सब जगह क्या होगा, हमको वर्क 0 करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर कोई फोर्स है नहीं। आराम से सिंपली ऐसे ही हम डिस्टर्ब कर सकते हैं। क्लियर है। तो अंदर में जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। यहाँ से एक चीज देखने को मिल रहा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो था, पोटेंशियल एनर्जी यू था। तो यहाँ पे अगर हम वर्क डन और पोटेंशियल में रिलेशन लिखें तो वर्क डन इक्वल टू माइनस वी इंटू एम लिख सकते हैं। वर्क डन बाई अगर कंजर्वेटिव फोर्स लिखे तो, और एक्सटर्नल लिखे तो ये प्लस लिख सकते हैं क्योंकि हमारा यू के बराबर था। तो मास को अगर हम मूव करें कर सकते। तो यहाँ से हमको भी क्या मिल रहा है, इंटीग्रल माइनस जी एम बाई आर if r is less than equal to r, and minus gm by r if r is greater than r। ठीक है। यानी कि इसका अगर वेरिएशन की बात करें तो ये हमारा v हो गया, ये हमारा डिस्टेंस हो गया, ये ऐसा है। ठीक है। ये r इक्वल टू r, ये कितना है, माइनस जी एम बाई कैपिटल R। अंदर में कांस्टेंट, उसके बाद ऐसा रेडियस घट रहा है, यानी कि मैग्नीट्यूड घट रहा है, यानी कि निगेटिव में ऐसा 0 की तरफ जा रहा होगा। क्लियर है। यस सर। ये फॉर्मूले सारे इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन उतना तो है नहीं इंपॉर्टेंट। सॉलिड स्फीयर, इसके लिए कौन बताएगा। सर बाहर या अंदर। पहले r ग्रेटर देन r के लिए ही बताओ। सर माइनस जी एम बाई आर। v इक्वल टू माइनस जी एम बाई आर। किसी को इसमें कोई दिक्कत, क्योंकि जब तक हम यहाँ तक ला रहे हैं तो ये r इक्वल टू कर दे रहे हैं, तो यहाँ ग्रेटर ही रखो, ये आएगा। क्यों, क्योंकि बाहर में जो हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड लग रहा था, ई या फोर्स लगता, वो जी एम बाई आर स्क्वायर लग रहा था, इतना आता। अगर r इक्वल टू आर हो जाए तो v इक्वल टू जी एम बाई आर रहेगा। ठीक है। अब अंदर की बात करते हैं। अंदर में क्या होगा, इसके लिए ग्रेविटेशनल फील्ड क्या आया था, जी एम आर बाई आर क्यूब। आर क्यूब। तो इसके लिए कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। हमको इस पॉइंट P पे यहाँ से r दूरी पे पता करना है, यानी कि हम किसी भी पार्टिकल को उठा के लाए होंगे तो यूनिट मास को तो इन्फिनिटी से इस पॉइंट P पे लाए होंगे। ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, माइनस सी डॉट डी आर इन्फिनिटी से r। ठीक है। तो इसको हम लोग दो पार्ट में लिखेंगे, इन्फिनिटी से कैपिटल R प्लस r टू स्मॉल r। ठीक है। क्योंकि अगर हम इन्फिनिटी से इस पॉइंट P पे ला रहे हैं
तो बाहर में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और मिलेगा और अंदर में कुछ और मिलेगा, इसलिए हम दोनों लिख रहे हैं। हम ये वाला सर वैल्यू जानते हैं कि हाँ सर GM स्मॉल r स्क्वायर बाई r क्यूब। नहीं, वैसा कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे ध्यान से देखो कि हम यहाँ इंफिनिटी से यहाँ तक ला रहे हैं, तो बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड तो कुछ और है, GM बाई आर स्क्वायर, और अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और है, GM बाई आर क्यूब। ठीक है, इनसाइड और ये आउटसाइड। तो यहाँ पे हम दोनों के टर्म में तोड़ लिए, जो इस इंटीग्रेशन था इसको पार्ट में तोड़ लिया, जी इंफिनिटी से आर तक आए, फिर आर से आर जा रहे हैं। तो इसका हम इंटीग्रेशन जानते हैं, ये आएगा। इसका इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो ये आ जाए GM बाई आर क्यूब आर डी आर। कितना आएगा करके बताओ। सर GM r प्लस GM r स्क्वायर बाई r क्यूब माइनस तो सॉल्व सब करो अपने। माइनस GM r प्लस माइनस GM r स्क्वायर बाई r क्यूब। यहाँ पे GM बाई आर क्यूब इंटू यहाँ से R टू R है, तो इसको हम लिमिट के साथ लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर बाई 2, यही होगा। यस सर। लिमिट रखोगे ये तो बाहर है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले तो कितना आ जाएगा, GM बाई आर क्यूब को अगर हम कॉमन ले लेते हैं, माइनस GM बाई आर क्यूब को, तो यहाँ से 2 3 R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, यही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिल जा रहा है, V इजकल टू माइनस GM बाई 2, 2 छूट गया, ठीक है 2 रहेगा, 2R क्यूब 3R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। ठीक है, और सरफेस पे जाएंगे, ये कब है, R लेस देन R, इक्वल टू लगा सकते हो, इक्वल टू R लगा के चेक कर लो, तो यहाँ से अगर पुट करेंगे तो उतना ही आएगा जितना आ रहा था, माइनस GM बाई R स्क्वायर इफ R इज ग्रेटर देन R, एंड अगर R इक्वल टू 0 हो, तो यहाँ ध्यान से देखो R को हम 0 रखेंगे, यानी कि सेंटर पे -3 2 GM बाई R मिलेगा। ठीक है, सेंटर पे इतना है, सरफेस पे -GM बाई R, चलो उसको भी लिख के देते हैं, इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि प्लैनेट है, सब हमको लिखने याद रहना चाहिए। यहाँ पे सेंटर पे जो है 3/2 टाइम्स दिख रहा है कि है सरफेस का। इसके लिए अगर कर्व बनाते हैं तो ऐसा आता है, ऊपर इक्वेशंस देख ही रहे हो डिफरेंट डिफरेंट का, तो ऐसा आता है, ये सेंटर पे -3/2 GM बाई R, यहाँ सरफेस पे -GM बाई R। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में ये जो पोटेंशियल वाले एक्सप्रेशन है इसको रट्टा मार के बैठना है। ठीक है, क्योंकि जितने कहानी चलेंगे वो सब इन्हीं के बेस्ड पे चलेगा, यानी कि हमको एनर्जी लिखना होगा। क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली कभी नहीं पूछे जाते हैं, पूछे क्या जाएंगे
कि हम अर्थ सरफेस से एक गोला फेंके, बताओ कितना मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। तो हमको एनर्जी वहां पे कंजर्व कराना पड़ेगा। एनर्जी कंजर्व कराने के लिए हमको पोटेंशियल एनर्जी लिखना पड़ेगा। अगर हमको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल याद है तो हम उसमें मास से मल्टीपल करके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आराम से लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में ये होगा कि हम एक टावर पे चढ़ के एक बॉल को फेंक रहे हैं, गड्ढे में जाके बॉल को फेंक रहे हैं, बताओ कितने हाइट तक जाएगा, क्या होगा। तो वहां के लिए हमको एनर्जी लिखने आना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी तो हाफ mv² होगा। पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम लोग v इंटू एम लिखेंगे, उसके लिए v का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, तो जितने भी फॉर्मूले हैं स्फीयर वाले कम से कम वो याद करके रखना है, सॉलिड स्फीयर का खास करके। क्लियर है? अच्छा HCV से क्वेश्चंस। अच्छा, HC वर्मा से 22 तक था ना? 31। 60 20। हाँ, तो 60 से 21। ठीक है, HC वर्मा का क्वेश्चन नंबर 16 से 21 कर सकते हैं, यानी कि 1 to 31 था शायद, तो सारा अगर किसी का छूट गया है तो। ठीक है, आज देखते हैं, तुम लोग का मॉड्यूल भी शायद चला जाए तो उसमें भी बता देंगे। ठीक है फिर। अच्छा हाँ, एक चीज और, ये ये बैच वाले, हेलो रवि, यस सर। हाँ तो तुम लोग का वो क्वेश्चन डिस्कशन करना है। बेच तो है। हाँ तो सिर्फ तुम्हारे ही आया है, और किसी का नहीं आया है। रिताम्रा, देव, कौन है, देवांशु, तुम लोग नहीं कर रहे हो क्या? करते हैं सर। तो डाउट नहीं होता है? सर होता है तो उसको डायरेक्ट नहीं भेजते, पहले मतलब कुछ देर अपने से बनाते हैं तो 8-9 बन जा बार। रहा है सब? तो नहीं बनता है तब भेज दूंगा। तो वही तो कल ही डिस्कस करना है। कितने बजे टाइमिंग रखे हैं? सर शाम का रखिए। 3 बजे? यस सर। ठीक है, तो कल 3 बजे या 3:30 से? सर सर जब 7 रख बजे नहीं हो सकता? तो शाम में 7 7 बजे? रखिए। नहीं, मेरा यहाँ पे 6 बजे के बाद नेटवर्क इशू रहने लगता है, तो हो नहीं पाएगा। 3 ही बजे सर से कल ही रखिए। ठीक है, तो कल 3:30 से ही कर लेंगे, या फिर सुबह 10-11 बजे करोगे तो भी हो जाएगा। मैं सुबह को ऑफलाइन डाउट के लिए जाना था। ठीक है, तो फिर कल 3:30 से ही ये बैच वालों का रोटेशन का डिस्कशन है, तो बाकी लोग जिसके भी डाउट है वो लोग भेज दो। और ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है? थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू टू। थैंक यू सर।